हेलो। गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास और आज का अपना टॉपिक है वर्ल्ड क्लाइमेटिक पैटर्न, जलवायु का वर्गीकरण। तो जलवायु का वर्गीकरण आज अपन लोग जो है पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? पहला सवाल तो ये होना चाहिए, क्योंकि भैया ये अपनी पृथ्वी है, 0 डिग्री 20 डिग्री 40 50 60 जो भी है। तो यहाँ पे क्या हर लैटिट्यूड पे आपको एक जैसी जलवायु मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो हमें लैटिट्यूड वाइज जो है पता होना चाहिए कि कौन से देश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है जनरलाइज वे में। तो अब कोपेन महोदय थे तो उन्होंने 1918 में इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया, और किस तरीके से वर्गीकरण किया उस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग कितने आगे निकल चुके हैं। सुपर कंप्यूटर हैं, बहुत सारे जो है मानक हैं, उनके आधार पे हम आज भी जलवायु को एक्चुअल प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि इस प्रकार के मानसून आने वाले हैं, इस समय पे आएंगे, इस समय पे इतनी वर्षा होगी। तो 1918 के समय पे कितना मुश्किल रहा होगा जलवायु का वर्गीकरण करना। तो आज अपन लोग पूरा क्लाइमेटोलॉजी का ज्ञान लेके बैठे हैं, 25 30 क्लास देखने के बाद जो है फिजिकल जियोग्राफी पूरी जो पढ़ चुके हैं अपन लोग, क्लाइमेटोलॉजी पूरी पढ़ चुके हैं, उसके अंतिम पड़ाव पे हैं। उस समय जो है अपन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है, हाँ, इस तरीके से। लेकिन उस समय अध्ययन उतना सुगम नहीं था, रिसर्च वगैरह भी उतनी नहीं हुई थी। तो कोपेन महोदय के लिए कितना मुश्किल सफर रहा होगा। तो और वो भी उस समय की बात है, 1918, जब लोगों को अज्ञान भी नहीं था कि यहाँ पे इस तरह की पूरे वर्ल्ड का जो है जलवायु वर्गीकरण करने का टास्क कितना बड़ा रहा होगा। और अपन लोगों को जो है ना ये टॉपिक बहुत बोरिंग लगता है कि ये पता नहीं क्या क्या AF AM AW ये सब जो है दे रखा है, लेटर्स दे रखे हैं, इनसे हम कैसे समझ पाएंगे कि क्या है। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। आवश्यकता है तो एक सिस्टमेटिक वे में समझने की, जो अपन लोग जो है देखते हैं यहाँ पे। और मैं कहता हूँ तुम मेरे साथ आधा घंटा दो और आधे घंटे में इन सब से फ्री हो जाओ, एकदम पानी पानी कर देंगे सब कुछ। तो आप मुझे ये बता दो, ये अपना अर्थ सरफेस है, पेड़ वेड़ लगा दिया मैंने। मैंने अभी तुमसे कहा कि यहाँ पे जो है वर्ष भर वर्षा होती है और 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो आप बोल देंगे सर 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है तो यहाँ पे इक्वेटोरियल डेंस फॉरेस्ट मिलने वाले हैं, मतलब सदाबहार भर मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपने वर्षा और तापमान जो है पूरे वर्ष भर सूर्य यहीं रहता है, वर्षा अच्छी खासी होती है, आर्द्रता भी बहुत सारी है। तो आप इन तीनों मानकों के आधार पर बता देंगे कि सर वहाँ पे कैसा वेजिटेशन मिलने वाला है। और मैं कहूँ कि वहाँ पे वर्षा औसतन वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर के आसपास, तो आप कहेंगे तो सर वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट मिलने वाले हैं, तो पतझड़ वन मिलने वाले हैं। अब कैसे वन मिलने वाले हैं? पतझड़ वन। क्योंकि आपने वर्षा के आधार पे वहां की वेजिटेशन का निर्धारण कर दिया। ज्यादा वर्षा हो रही है, वर्ष भर वर्षा हो रही है, सूर्य मतलब तापमान वगैरह भी अच्छा है, ह्यूमिडिटी वगैरह भी बहुत ठीक है, तो वहां पे सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। और अगर वर्षा औसतन है तो वहां पे पतझड़ वन, क्या पतझड़ देखने को मिलेंगे। और मैंने कहा कि वहां पे वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है औसतन। तो आप कहेंगे सर तो मैं वहां पे ग्रासलैंड बनवा दूंगा, घास के मैदान बनवा दूंगा, और छोटे मोटे दो चार पेड़ भी लगवा दूंगा। मैंने कहा वर्षा नहीं होती सर, वहाँ क्या है, मैं डेजर्ट रेगिस्तान बनवा दूंगा। क्या? डेजर्ट बनवा दूंगा मैं वहां पे। तो आज अपन लोग जो है वर्षा, वहाँ की ह्यूमिडिटी और वहाँ का टेम्परेचर देख के वहाँ की वनस्पति का अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ इस तरह की वहाँ पे वनस्पति रही होगी। लेकिन उस समय क्या ये सारी चीजें अवेलेबल थी? इतने बड़े विश्व का जो है अध्ययन करना, वहाँ की
तापमान का, वहाँ की ह्यूमिडिटी का, वहाँ के रेनफॉल का। तो उस समय कोपेन महोदय ने कहा कहा कि मैं इस पैटर्न से नहीं जाऊंगा, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग लगाऊंगा। मैं वहां की वनस्पतियों को देख के वहां की जलवायु का निर्धारण करूंगा, उस क्षेत्र की वनस्पतियों को देख के वहां पे किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उन वनस्पतियों के आधार पे मैं अंदाजा लगाऊंगा कि वहां पे इतना रेनफॉल रहा होगा, उतना जो है टेम्परेचर रहा होगा, ह्यूमिडिटी वगैरह, उसका अंदाजा लगाऊंगा। और उन्होंने उस सब का अध्ययन करने के बाद इस तरह से हमें ये लेटर कोड पकड़ा दिए, जो हमारी समझ में आज तक नहीं आए, लेकिन आज आएंगे, वादा है मेरा आपसे। तो सबसे पहले आपका एक सवाल तो यहीं पे हो गया क्लियर। क्या, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि कोपेन महोदय ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पे किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति के आधार पे। कौन से आधार पे? वनस्पति के आधार पे। वनस्पति को देख के उन्होंने वहां का जलवायु का वर्गीकरण कर दिया। पहला क्वेश्चन क्लियर है आपका। अब आगे आ जाओ, ये रहा आपका वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में ये आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री से यहाँ पे ऊपर आपका ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री साउथ है, नॉर्थ है, साउथ। अगर मैं आपसे यहाँ तक का टेम्परेचर पूछूं 0 से 30 डिग्री तक का, आप कह देंगे सर ये ट्रॉपिकल एरिया है और यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा तापमान रहता है तो क्या मैं इस पूरे एरिया को, इस पूरे रीजन को मेगाथर्म बुला सकता हूँ? मेगाथर्म, बहुत ज्यादा तापमान, मेगाथर्म भाई बुला सकता हूं ना, ज्यादा तापमान। फिर मैं कहूं सर 30 से 45 डिग्री, 45 डिग्री, आप कहेंगे सर हाँ ठीक है, बट जो है तापमान उतना यहाँ पे नहीं रहेगा, तो क्या मैं इस एरिया को मीजोथर्म बुला सकता हूँ? मीजोथर्म, क्या मीजोथर्म 30 से 45। अब मैं 45 से 65 डिग्री तक जा रहा हूं, आप कह देंगे सर लैटिट्यूड बढ़ते जा रहे हैं तो तापमान भी गिरता जाएगा, तापमान गिरता जाएगा। तो क्या मैं इस एरिया को 45 डिग्री से लेकर और 65 वाले एरिया को क्या मैं माइक्रोथर्म बुला सकता हूं? क्या माइक्रोथर्म मतलब कम तापमान वाला, माइक्रोथर्म। और ये 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अत्यधिक ठंड वाला क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, क्या मैं इसको हेकेस्टोथर्म बुला सकता हूँ? हेकेस्टोथर्म, क्या हेकेस्टोथर्म, क्लियर? क्या हेकेस्टोथर्म। तो इस तरीके से अपने वर्ल्ड का विभाजन जो है एक डी कैंडल नाम के महोदय थे, उन्होंने कर रखा था कोपेन से पहले ही, कि 0 से 30 डिग्री तक वाले क्षेत्र को मेगाथर्म बुलाएंगे और 30 डिग्री से 45 डिग्री वाले क्षेत्र को मीजोथर्म बुलाएंगे और 45 से 65 वाले क्षेत्र को हम माइक्रोथर्म बुलाएंगे और 65 से 90 वाले क्षेत्र को हम हेकेस्टोथर्म बुलाएंगे। तो आप पहले इन्हें एकदम से याद कर लीजिए। क्लियर? आ जाओ यहाँ पे, याद कर लिए हो तो, या फिर मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूँ। 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मेगाथर्म, क्या मेगाथर्म, और 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक, 30 से 45 तक मीजोथर्म, 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक माइक्रोथर्म, और 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हेकेस्टोथर्म, हेकेस्टोथर्म। क्लियर? तो आप ये याद कर लो कि अगर मैं कहूं कि 0 से 30 डिग्री, तो मतलब मेगाथर्म, बहुत ज्यादा तापमान वाला क्षेत्र। 0 से 30 डिग्री वो तो आपको पता ही है, सूर्य वहीं पे रहता है पूरे वर्ष भर, जो है 0 से 23.5 नीचे, 23.5 ऊपर, जो है नॉर्थ साउथ में। मैंने 0 से 30 ले लिया है नॉर्मली।
तो बहुत ज्यादा तापमान वाला क्षेत्र। और 30 से 45 डिग्री मतलब मीजोथर्म, मध्यम तापमान है। 30 से 45 डिग्री मतलब आप मान लो 30 से 45 डिग्री के लिए आप भूमध्य सागर को याद रखिए। किसको? भूमध्य सागर को, क्योंकि भूमध्य सागर भी इसी रेंज में आता है। देखो ये यहाँ पे, क्योंकि चीजें भूल जाओगे ना फिर तुम। ये 0 से 30 डिग्री और ये 30 डिग्री से 45 डिग्री यहाँ कहीं, तो ये पूरा जो है ये रहा आपका भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो ये आपका कौन से एरिया में आ रहा है? मीजोथर्म वाले में। कौन से में? मीजोथर्म। तो आपको 30 से 45 डिग्री मीजोथर्म याद रखना है, या भूमध्य सागर जो है मेडिटेरियन सी है उसके आसपास का क्षेत्र। फिर मैंने कहा 45 से 65, 45 से 65, तो उसमें आपको याद रखना है ये आपका कनाडा आ गया, ये आपका यूके आ गया, और ये आपका रसिया का कुछ क्षेत्र जो है, इस तरीके से रसिया आ गया आपका। तो इस क्षेत्र को आपको याद रखना है। इसको मैं बुला रहा हूं माइक्रोथर्म। क्या? माइक्रोथर्म। क्लियर? और 65 से 90 तक ऊपर जो है उसको मैं हेकेस्टोथर्म, जमा हुआ क्षेत्र, बर्फ से जमा हुआ क्षेत्र, हेकेस्टोथर्म। तो इन चीजों को पहले आप याद करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 0 से 30 याद आया कुछ? मेगाथर्म। 30 से 45 याद आया? मीजो। और 45 से 65 याद आया? माइक्रो। और 65 से 90 याद आया? हेक्स्टो। अब ये आपका हो गया। और अगर इतना होने के बाद मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे ये तो आपका हो गया डिवीजन, लेकिन यहाँ पे रेगिस्तान वगैरह वाले एरिया भी हैं, तो इनके लिए कोपेन महोदय ने एक नाम दिया इनको, जेरोथर्म। जेरोथर्म मतलब जो एरिड एरिया थे, जो शुष्क क्षेत्र थे, मरुभूमि थी, मरुस्थल थे, उन्होंने उनको नाम दे दिया जेरोथर्म। जहां जहां भी मरुस्थल है उन सब के लिए जेरोथर्म। यहाँ मरुस्थल रहा, यहाँ पे आपका ये मरुस्थल एरिया रहा, यहाँ पे गोभी वगैरह का मरुस्थल है, तो मरुस्थल के लिए इन्होंने नाम दे दिया जेरो। जेरो क्या नाम दिया? जेरोथर्म। तो यहाँ आपका लिख दे रहा हूं मैं मरुभूमि के लिए, मरुभूमि के लिए जेरोथर्म। जेरोथर्म। अब मेगाथर्म में आपका आ रहा है पूरा ट्रॉपिकल एरिया, पता है आपको? ट्रॉपिकल। मीजो में आप याद रखिए भूमध्य सागर को, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। और माइक्रो में आप याद रखिए उधर यूके, कनाडा, रसिया, इनको याद रखिए। और हेकेस्टो में आप ध्रुवीय क्षेत्र को याद रखिए। किसको? ध्रुवीय क्षेत्र को। और जेरोथर्म के लिए आप मरुभूमि, रेगिस्तान जो है उनको याद रखिए, रेगिस्तान। क्लियर? अब मैं इनका नामकरण कर दे रहा हूं। ये आपका जो मेगाथर्म है 0 से 30 डिग्री, मैं इसे ए से बुलाऊंगा। अगर मैंने ए लिख दिया कहीं पे, कहीं भी ए लिखा पाया आपको कैपिटल लेटर में, तो आप तुरंत समझ जाओगे सर ये 0 से 30 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र की कहीं बात कर रहे हैं। और अगर मरुभूमि के लिए, जेरोथर्म के लिए मैं बी लिख दे रहा हूं, कैपिटल लेटर है ये पूरे, याद रखिएगा। तो आप एकदम समझ जाएंगे कि सर ये बी लिख दिया तो कहीं रेगिस्तान वाले क्षेत्रों की, एरिड एरिया जो है, मरुभूमि की बात चल रही है सर की। मीजो ये आपका जो है 30 से 45, मैं इसके लिए सी लिख दे रहा हूं। 45 से 65 के लिए मैं डी लिख दे रहा हूं। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है आपका उसके लिए ई लिख दे रहा हूं। याद कर लो भैया इन्हें, बिल्कुल याद कर लो। 0 से 30 के लिए ए हो गया आपका, मरुभूमि के लिए बी हो गया, और 30 से 45 के लिए सी हो गया,
45 से 65 के लिए डी हो गया और 65 से 90 के लिए आपका ई हो गया। इतनी चीज क्लियर। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देख लो, ये पूरे टेबल में आपको ये कैपिटल लेटर मिलने वाले हैं। ए, यहाँ पे ए, बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। एच है ये हाईलैंड, इसको अभी समझ लेते हैं। हाईलैंड मतलब उच्च भूमि। तो आप मुझे बताओ कि कहीं पे अगर मैदान है, प्लेन्स हैं, वहां का तापमान, वहां की आर्द्रता, और कहीं पे है आपके पर्वत, उच्च भूमि, यहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान सेम मिलने वाला है क्या? यहाँ की वेजिटेशन और यहाँ की वेजिटेशन आपको सेम मिलने वाली है क्या? नहीं मिलने वाली ना। तो हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र जो थे, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र, उनके लिए इन्होंने एच का प्रयोग कर दिया बस। हाईलैंड लिखा है ना, विद स्नो कवर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, हमको पता है कि तापमान गिरता जाता है और बर्फ जमी रहती है पहाड़ों के ऊपर, पता है सबको। तो बस एच की हड़क खत्म। एच मीन्स हाईलैंड, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र, ऊंचाई की बात कर रहा हूं। बाकी आपके ए बी सी डी ई जो हैं वो उच्च लैटिट्यूड वाली बात हो रही है, उच्च अक्षांशों वाली, 0 से ऊपर उच्च अक्षांशों वाली। और ये एच जो है आपको, वो उच्च ऊंचाई वाली बात कर रहा है, ऊंचाई पे जाएंगे तो। एग्जाम्पल पहाड़, आपके माउंटेन्स। क्लियर। तो एच को अभी भूल जाइए, अभी समझ गए आप, हाईलैंड वाली बात हो रही है। और हाईलैंड होगा, ऊंची भूमि होगी, तो वो स्नो कवर से ढकी होगी, बर्फ से ढकी होगी। क्लियर। तो अब यहाँ पे पूरी टेबल में आपको ए बी सी डी ई सब जो है दिख रहा है। अब आपको कहीं भी ए लगा हुआ अगर दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे सर इस पूरे तीनों में ए लिखा है, मतलब ये 0 से 30 डिग्री की बात हो रही है। आगे एफ एम डब्ल्यू जो भी लिखा है उसे अभी भूल जाइए, बस केवल इतना याद रखिए कि ए लिखा है तो 0 से 30 डिग्री की बात हो रही है, मतलब मेगाथर्म रीजन की बात हो रही है, मेगाथर्म रीजन की बात हो रही है, मतलब ट्रॉपिकल एरिया की बात हो रही है। क्लियर। अगर कहीं बी भी लिखा है तो आप समझ जाएंगे सर बी लिखा है ये तो एरिड एरिया की बात हो रही है, एरिड रेगिस्तान वाले क्षेत्रों की बात हो रही है, रेगिस्तान। आगे ये क्या लिखा है उन सबको भूल जाओ, फिलहाल बी पे फोकस करो, मैं बता दूंगा सब आगे क्या है। बी लिखा दिखे तो आप सर रेगिस्तान वाले क्षेत्रों की बात हो रही है। अब रेगिस्तान तो गर्म भी हैं और ठंडे भी हैं, उनके लिए आगे वो वर्ड लगे हुए हैं, उनको समझ लेंगे। लेकिन बी कहीं लिखा दिखे तुरंत जाओ जेरोथर्म, मतलब कि रेगिस्तान वाले एरिया में पहुंच जाओ, बी दिखे तो कहीं। और अगर कहीं सी दिखे तो समझ जाओ कि 30 से 45 डिग्री की बात हो रही है, मतलब भूमध्य सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर जिस लैटिट्यूड में स्थित है उस पूरी बेल्ट की बात हो रही है, उस पूरी बेल्ट की बात हो रही है, भूमध्य सागर के आसपास वाले पूरे बेल्ट की, ऑल ओवर अर्थ, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। और अगर डी लिखाई दे तो समझ जाओ कि 45 से 65 डिग्री, 45 से 65 डिग्री पूरे बेल्ट की बात हो रही है। कहाँ कहाँ की, कौन से क्षेत्र की? इसमें आपका आ जाएगा यूके, कनाडा और रसिया, उस पूरे, रसिया उस पूरे लैटिट्यूड की बात चल रही है, 45 से लेकर 65 डिग्री वाले तक की। और अगर कहीं ई लिखा आ जाए, क्या ई, तो समझ जाओ कि ध्रुवीय क्षेत्रों की बात हो रही है। किसकी? ध्रुवीय क्षेत्र, 65 डिग्री से ऊपर, 65-70 डिग्री से ऊपर, 80-90 डिग्री के आसपास की बात चल रही है। आगे जो वर्ड लिखे हैं मैं उनको बताऊंगा, लेकिन मुझे फिलहाल इतना बताओ कि ये आपके ए बी सी डी ई एफ क्लियर हुए कि नहीं हुए। तो मैं मान लूं कि आपका इतना काम क्लियर हो गया। ए बी सी डी ई कहीं दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि किस लैटिट्यूड की बात हो रही है, कौन से बेल्ट की बात चल रही है, समझ जाएंगे ना आप। अब एग्जाम में कहीं ए बी सी डी लिखा आ जाए ई तो आप एकदम से पहुंच जाएंगे उस लैटिट्यूड पे, इस लैटिट्यूड की बात चल रही है पर्टिकुलर। आगे बढ़ूं मैं, अब आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं। ए बी सी डी ई आपको सब याद हो गया, पता है कहां पे कैसे क्या बात चल रही है। अब आ जाओ यहां पे, अगर कहीं स्मॉल एफ दिखे आपको, क्या स्मॉल एफ, तुरंत समझ जाओ, क्या समझ जाओ
प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर मतलब सर वर्ष भर वर्षा हो रही है वहां पे, वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं सर, वर्ष भर वर्षा। एफ कहीं दिखे तो समझ जाओ कि वर्ष भर वर्षा वाली बात हो रही है। क्लियर? एफ क्लियर हुआ? वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र की। जिस एबीसीडी के आगे एफ लिखा आ जाए, मान लो कि उस पर्टिकुलर रीजन में वर्ष भर वर्षा होती है। मैं वर्ष भर वर्षा को नो ड्राई सीजन लिख सकता हूं क्या? क्या लिख सकता हूं? नो ड्राई सीजन मतलब सूखा बिल्कुल नहीं है, वर्ष भर वर्षा है तो सूखा भैया होगी कहां से? तो नो ड्राई सीजन, सीजन लिख दूं? लिख दिया। एफ मतलब नो ड्राई सीजन, वर्ष भर वर्षा। आ जाओ यहां पे अपनी टेबल में, देखो ये एफ लिखा है, मतलब आप समझ गए कि पहले ए है तो मतलब 0 से 30 डिग्री वाले क्षेत्र की बात हो रही है, और सर ने पीछे एफ लगा दिया तो नो ड्राई सीजन है, मतलब ड्राई सीजन वहां पे है ही नहीं, वर्ष भर वर्षा है, वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं सर, वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र की। बस ए से आपने लैटिट्यूड पकड़ लिया और एफ से आपने वहां की बारिश को पकड़ लिया, रेनफॉल को पकड़ लिया, वर्ष भर वर्षा वाला क्षेत्र है कहीं। अब ये वर्ष भर वर्षा वाला क्षेत्र कहां पे है सर? इक्वेटर पे है, विषुवत रेखा पे है। आप अपने आप समझ जाओगे, वर्ष भर विषुवत रेखा पे वर्ष भर वर्षा होती है। और विषुवत रेखा के अलावा देखो कहाँ है विषुवत रेखा, ये रही 0 डिग्री इक्वेटर, इस रेखा पे वर्ष भर वर्षा होती है, भारी बारिश वर्ष भर। और भी क्षेत्र हैं, और भी क्षेत्र हैं, वो तो अपना आधा ज्ञान है जिससे हमें केवल इक्वेटर का पता है। देखो कहीं और एफ आपको लगा हुआ दिख रहा है, देखो ये सी एफ लिखा है। सी मतलब कहां पे जाएंगे आप? 30 से 45 डिग्री भूमध्य सागर के आसपास जाएंगे आप और समझ जाएंगे कि वहां पे भी नो ड्राई सीजन है, मतलब उस एरिया में कोई क्षेत्र है जहां पे वर्ष भर वर्षा हो रही है। यहाँ पे डी एफ लिखा है, आप कहाँ पे जाएंगे? 45 से लेकर 60 डिग्री 65 डिग्री पहुंच जाएंगे आप। रसिया, कनाडा, यूके उधर वाले क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा हो रही है, देखो लिखा है नो ड्राई सीजन, ड्राई सीजन नहीं है, वर्ष भर वर्षा है। इतनी चीज क्लियर? और देखो ये बड़ी एफ है, ये कैपिटल एफ है, ये इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने इसीलिए बोला है छोटी एफ स्मॉल एफ। देखो ये स्मॉल एफ, स्मॉल एफ का अर्थ है प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर वर्षा। तो आपका इतना मामला क्लियर हुआ। पहले अक्षर को देखकर आप तुरंत पहुंच जाएंगे उस लैटिट्यूड में, उस क्षेत्र में, कि उस क्षेत्र की बात हो रही है। एफ दिखे तो बस उस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा हो रही है। इतनी बात क्लियर हुई? एफ का मतलब वर्ष भर वर्षा। देखो ये एफ रहा, ये एफ है, और यहाँ पे भी एफ है। तो यहाँ पे क्षेत्र है 0 से 30 डिग्री वाले में कहीं वर्षा हो रही है वर्ष भर, और यहाँ पे आपका ये 30 से 45 वाले में कहीं वर्ष भर वर्षा हो रही है, और यहाँ पे 45 से 60 वाले एरिया, 65 वाले एरिया में कहीं वर्ष भर वर्षा हो रही है। कहाँ पे हो रही है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आ गए आप। अब देखो ये आपका जो है 45 से 65 वाले एरिया में आ जाओ। यहाँ पे आपको पता है कौन सी विंड चलती है? वेस्टर्ली विंड चलती है। अब यहाँ से वेस्टर्ली विंड, ये आपका अटलांटिक ओशियन हो गया, ये आपका जो है पैसिफिक ओशियन हो गया, यहाँ से हवाएं मॉइस्चर लेंगी। तो इस किनारों पर, इन पश्चिमी किनारों पर, कॉन्टिनेंट के पश्चिमी किनारों पर क्या वर्ष भर वर्षा नहीं करेंगी? यहाँ से इन्होंने ह्यूमिडिटी ली, आर्द्रता ली, और वहां जाके रेनफॉल के रूप में पटक दी। तो इन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्ली विंड चलती है। क्लियर? तो ऐसे कुछ एरिया, क्या इस पूरे लैटिट्यूड में हर जगह वर्ष भर वर्षा होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लो मैं आपका ये सरफेस बनाई दे रहा हूँ, क्या बनाई दे रहा हूँ? सरफेस। लो सरफेस पे मैंने पेड़ वेड़ लगा दिया, यहाँ पे आपका ओशियन वगैरह है, इधर भी आपका ओशियन वगैरह है। अब मान लो यहाँ पे ईस्टर्ली हवाएं आ रही हैं, ईस्टर्ली हवाएं, ईस्टर्ली हवाएं, यहाँ पे ईस्टर्ली हवाएं चल रही हैं आपकी। तो यहाँ पे ये ईस्टर्ली हवाएं समुद्र से मॉइस्चर लेंगी। ये आपका पूरा क्षेत्र है कॉन्टिनेंट।
तो ये ईस्टर्ली हवाएं कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे वर्षा करेंगी, क्या वेस्टर्न मार्जिन पे भी वर्षा उतनी कर पाएंगी, और क्या ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये इस क्षेत्र में भी उतनी वर्षा हो पाएगी। ये आपका है कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन, ये वेस्टर्न मार्जिन। क्या तीनों जगह एक जैसा मानसून मिलने वाला है क्या हमें? बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर मान लो यहीं पे यही वेस्टर्ली हवाएं आ रही होती तो यहाँ पे वर्षा हो रही होती, यहाँ पे उतनी नहीं हो रही होती, यहाँ पे एकदम सूखा रहा होता। तो इस तरीके से एक किसी कॉन्टिनेंट पे हमें तीन प्रकार की जलवायु मिलने वाली है, ईस्ट मार्जिन की अलग, वेस्ट मार्जिन की अलग, और बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाला जो कॉन्टिनेंटल हिस्सा है, जो महाद्वीपीय भाग है, उसकी जलवायु अलग। क्लियर? अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो कि ईस्टर्ली हवाएं आ रही हैं, कौन सी ईस्टर्ली, ये आपका है कॉन्टिनेंट, यहाँ से ईस्टर्ली हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पे ज्यादा वर्षा हो तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिल जाए। यहाँ पे आपको उतनी वर्षा नहीं है, बहुत कम वर्षा है, तो यहाँ पे आपको घास के मैदान वगैरह मिल जाए, घास के मैदान। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको मरुस्थल मिल जाए, क्योंकि यहाँ वर्षा आ ही नहीं पा रही। तो इतनी चीजें हैं, मतलब एक किसी कॉन्टिनेंट में एक लेटीट्यूड पे आपको हो सकता है कि वहां पे तीन प्रकार की जलवायु मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तीन तीन वर्ड लगे हुए हैं। कहीं पे तीन, कहीं पे दो, कहीं पे तीन, कहीं पे दो, तो वो इसीलिए लगे हुए हैं। आपका एफ वर्ड क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े। तो भाई साहब जो है कोपेन महोदय ने लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, भाई यहाँ पे आओ। एफ को तो मैं जो है रेनफॉल से कनेक्ट कर दिया, मुझे रेनफॉल के लिए आर करना था, पर मैंने एफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी समस्या समझता हूं और मैं यहाँ पे एम बना देता हूं, स्मॉल एम। और इसका मतलब समझ जाना आप कि मानसून प्रकार की जलवायु। कैसी? मानसून प्रकार की जलवायु। मानसून प्रकार की जलवायु मतलब मानसूनों से यहाँ पे वर्षा होगी। जब मानसूनों से वर्षा होगी तो मैं क्या यहाँ पे ये क्या मानसूनों से पूरे वर्ष भर वर्षा होती है? नहीं होती, 7-8 महीने के आसपास जो है होती है। तो यहाँ पे कुछ समय के लिए ड्राई सीजन रहता है, सूखा मौसम रहता है। तो मैं एम के लिए मानसून प्रकार की जलवायु, एम से मानसून, याद रखिएगा, एम से मानसून। तो क्या मैं इसको शॉर्ट ड्राई सीजन, शॉर्ट ड्राई सीजन लिख सकता हूं? शॉर्ट ड्राई सीजन, थोड़े समय के लिए शुष्क मौसम, बाकी तो वर्षा है ही है मानसून वाली। तो मैं एम को मानसून प्रकार की जलवायु या शॉर्ट ड्राई सीजन जो है लिख सकता हूं। याद हो गया? एम से मानसून कर लो। मानसून प्रकार की जलवायु मतलब मानसून अधिकतर 7-8 महीने तक वर्षा करते रहते हैं इंडिया में। मान लो उधर तो आपकी जो है मई जून से लेकर उधर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक वर्षा होती है, दिसंबर तक वर्षा होती है, और उधर जो है पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती रहती है। तो 2-3-4 महीने के लिए शॉर्ट ड्राई सीजन आता है इंडिया में भी। तो इसी तरीके से उन्होंने एम से मानसून कर दिया शॉर्ट ड्राई सीजन। अब आ जाओ अपनी टेबल में। जहां जहां एम दिखे, एम से आप कुछ समझ पा रहे हैं? एम दिखा आपको? मतलब 0 से 30 डिग्री की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या है? शॉर्ट ड्राई सीजन, मतलब मानसून प्रकार की जलवायु है। मानसूनल लिखा है, ये देखो मानसून, एम से मानसून समझ जाओ। मानसून है तो अधिकतर समय वर्षा होगी, साल भर नहीं होगी, साल भर होती तो एफ लिखा होता। अब मानसून प्रकार की जलवायु है, 6-7-8 महीने वर्षा होगी, बाकी 2-3 महीने जो है सूखे जाएंगे। तो इन्होंने शॉर्ट ड्राई सीजन लिख दिया यहाँ पे एम के लिए, एम से मानसून। एम क्लियर हुआ आपका? एम क्लियर हुआ? अब आगे आ जाओ। अब मैं एम के बाद में आपको डब्ल्यू और एस दो वर्ड और दिखा दे। पहले आपको एफ बता दिया, ये स्मॉल एफ है, ये एफ बता दिया, एम बता दिया। इस एफ का मतलब वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा, भूलना नहीं है। एम का मानसून, बस मानसून मतलब शॉर्ट ड्राई सीजन, शॉर्ट ड्राई सीजन।
और यहाँ पे वर्ष भर वर्षा मतलब नो ड्राई सीजन, कोई ड्राई सीजन नहीं, वर्ष भर वर्षा होगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको लिख के दे रहा हूं दो वर्ड और उनको अच्छे से याद रखना है, स्मॉल डब्लू और स्मॉल एस। क्या? स्मॉल डब्लू और स्मॉल एस। स्मॉल डब्लू और स्मॉल एस। डब्लू से क्या बनता है आपका? विंटर। और एस से समर। अब यहां पे विंटर को कर दो ड्राई, मतलब विंटर ड्राई है तो क्या होगा? सर्दियां शुष्क हैं, सूखी हैं, तो गर्मियों में वर्षा होगी, मतलब समर रेनफॉल होगा, यहाँ पे समर रेनफॉल होगा। और यहाँ पे समर ड्राई है तो विंटर रेनफॉल होगा सर, विंटर विंटर रेनफॉल होगा यहाँ पे। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि समर रेनफॉल विंटर रेनफॉल। बस आप इतना याद रखो कि डब्लू है तो विंटर ड्राई, डब्लू है तो क्या है? डब्लू है तो क्या है? विंटर ड्राई है, डब्लू से विंटर, डी से ड्राई। एस, एस मीन समर और ड्राई। समर सूखा है तो सर्दियों में वर्षा होगी, विंटर सूखा है तो गर्मियों में वर्षा होगी। अब आ जाओ अपने इस टेबल पे, दिख रहा है कहीं विंटर? देखो ये विंटर, ये तो आप समझ गए कि 0 से 30 डिग्री की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे विंटर ड्राई सीजन है, मतलब गर्मियों में वर्षा होगी। और यहाँ पे अपना इंडिया भी आता है इसमें। आप वो इंडिया के संबंध में इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो कि 0 से 30 डिग्री के बीच में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे विंटर ड्राई सीजन है, मतलब समर में वर्षा हो रही है। गर्मियों में वर्षा तो इंडिया में होती है, और इंडिया भी 0 से 30 डिग्री के, भारत का मैक्सिमम भाग तो 0 से 30 डिग्री के मध्य जो है आ ही जाता है। तो बस इसमें अपना इंडिया भी आता है। और मानसून प्रकार की भी है इंडिया में, तो एएम में भी अपना इंडिया आता है। बस आपको हिंट दे दिया, बाकी अपना विस्तार से तो इंडियन ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। तो ये आपके क्लियर हो गए तीनों, कोई दिक्कत? यहाँ पे आपका सी एफ क्लियर है, सी एस देख लो, ये सी, सी से आप अपने आप समझ जाओगे सर 30 से 45 डिग्री वाली बात कर रहे हो आप। और ये देख लो, कुछ दिखा? ड्राई हॉट समर, ड्राई समर, ऐसे समर, और क्या है आपका समर ड्राई, ऐसे समर, और कैसा है आपका समर ड्राई है। अगर समर ड्राई है तो सर्दियों में वर्षा होगी, और सर्दियों में वर्षा कहाँ पे होती है? 30 से 45 डिग्री। अरे भैया, मेडिटेरियन सी के आसपास वाले क्षेत्रों में सर्दियों में वर्षा होती है। और मेडिटेरियन सी तो मैं पहले बता चुका हूं 30 से 45 वाली एरिया में आता है, भूमध्य सागर। क्लियर? और ये आपका डीएफ पहले हो चुका है। डी डब्ल्यू देख लो, ये कहाँ की बात चल रही है? डी समझ जाओगे 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच की बात चल रही है। और एफ लगा है तो आपको पता है वर्ष भर वर्षा हो रही है उस क्षेत्र में कहीं। और डब्ल्यू लगा है तो अभी मैंने बता दिया विंटर ड्राई है, विंटर ड्राई है। और वेरी सीवियर मतलब बहुत ज्यादा सर्दी है। जब आप 65 डिग्री पे पहुंच गए हो भैया, तो सर्दी तो होगी, सर्दी होगी कि नहीं होगी? ऑफकोर्स सर्दी होने वाली है जो है। अब मुझे आप एक चीज बता दो, वो यहां पे आके बताओ कि मान लो ये आपका एरिया है 30 से 45 डिग्री, यहाँ पे आपका कहीं 1 सेकेंड, 30 से ये कहीं 45 डिग्री वाला आपका एरिया है। तो यहाँ का मौसम और यहाँ का मौसम सेम रहने वाला है क्या? आपने कह तो दिया भैया कि 30 से 45 में पूरा एक बार में आपने रख दिया, लेकिन ये 30 डिग्री लेटीट्यूड और ये 45 डिग्री लेटीट्यूड पे क्या तापमान एक जैसा रहने वाला है? बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो मैं इन दोनों का वर्गीकरण करने के लिए इसको भी कोई नाम दूंगा, एक इसको भी कोई नाम दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये ठंडा रीजन है और यहाँ पे ये गर्म रीजन है। कैसा रीजन है? ठंडा और गर्म। तो मैं इनके लिए दो नामों का इस्तेमाल करूंगा, एक तो ए और एक बी।
अगर ए लिखा आ जाए तो मान लो आप वार्म समर है, वार्म समर, तो वार्म मामला कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इस क्षेत्र के आसपास 30 डिग्री के आसपास। और बी लिखा है स्मॉल बी, तो समझ जाओ कि कूल समर है। क्या है, कूल समर, ठंडी, गर्मियों में भी ठंडी है, उतनी गर्मियां नहीं है। तो ये 45 डिग्री के आसपास वाली बात हो रही है कि गर्मियां तो हैं लेकिन गर्मियों में भी ठंड है। और यहाँ पे अगर ये लिखा आ जाए तो अपने आप समझ जाओगे कि सर गर्मियां हैं, गर्मियों में गर्मी है, गर्मियों में तो गर्मी होती है, बट यहाँ पे हाई लैटिट्यूड पे गर्मियों में भी गर्मी नहीं रहती, ठंडी हो जाती है। तो ए से बस अपने आप समझ जाइएगा कि वार्म समर है यहाँ पे, मतलब ये यहाँ कहीं 30 डिग्री के आसपास की बात हो रही है। और बी से समझ जाइएगा कि कोल्ड समर की बात हो रही है। आ जाओ अपने टेबल पे, ये दिखा ये ए, ये बी दिखा आपको, कौन से क्षेत्र की बात है, 30 से 45 डिग्री की बात है, क्योंकि सी लगा है सब में आगे। सी मतलब मेगाथर्म, मीजोथर्म। और एफ लगा है तो वर्ष भर बरसात, एफ लगा है तो वर्ष भर बरसात। और ए लगा है तो क्या समझेंगे आप, वार्म समर, मतलब लो लैटिट्यूड की बात हो रही है। और अगर बी लगा है तो हाई लैटिट्यूड की बात हो रही है, वार्म एंड कूल समर, कूल समर। यहाँ पे वार्म समर ए से, वार्म समर, और ये कूल समर बी से। इतनी चीज क्लियर हुई तो आपका ये खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये भी खत्म। इतनी चीजें आपकी खत्म। अब ये भी आपका हो गया है, इतना हो गया आपका क्लियर। ये डी एफ भी आपका हो गया। डी से आपको पता है कहाँ की बात चल रही है, 45 से 65 डिग्री की बात चल रही है डी से। एफ से वर्ष भर वर्षा है। डी डब्ल्यू विंटर ड्राई है, यहाँ पे विंटर ड्राई है, यहाँ पे सर्दियों में वर्षा नहीं हो रही है, मतलब गर्मियों में वर्षा हो रही है। बस इतने हो गए आपको क्लियर। अब आपका रह गया ई, टी और एफ। टी और एफ को और देख लो। टी हो गया आपका, टी से क्या समझेंगे आप, और ये आप, और ये स्मॉल नहीं है, बड़ा एफ है और बड़ी टी है, अब कैपिटल लेटर की बात कर रहा हूं मैं। टी से आपको याद रख दो ओ सीधा सीधा क्या, अटुंड्रा। बस टी से अटुंड्रा। अटुंड्रा मतलब सर, अटुंड्रा बहुत बार पढ़ा है बट आज तक समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा कि आज समझ लो इसका, इसको फील करो। टुंड्रा माने बंजर भूमि, बंजर भूमि। बिलो टिम्बर लाइन मतलब वहां पे लकड़ियां नहीं मिलने वाली, हल्की फुल्की घास फूस और वो जो है लाइकेन वगैरह, काई वगैरह, वो सब मिलने वाली है। वहां पे आपको पेड़ वेड़ नहीं मिलने वाले, बंजर भूमि मिलने वाली है। टी से टुंड्रा याद कर लो। और ये आपका है एफ। एफ से आप याद कर लो फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मीन्स जमा हुआ, बर्फ, जमी हुई बर्फ, जमी हुई बर्फ। ए मतलब फ्रॉस्ट, जमी हुई बर्फ, याद कर लो आप बस। एफ से फ्रॉस्ट। और जमी हुई बर्फ मुझे कहाँ पे मिलेगी, या तो मुझे हाई एल्टीट्यूड पे मिलेगी या हाई लैटिट्यूड पे मिलेगी। हाई लैटिट्यूड में उधर पहुंच जाऊंगा तुम्हारा जो है 70 से 90 के बीच में। और ये आपको यहाँ कहाँ मिलने वाला है टुंड्रा, ये भी आपको 70 से 90 के बीच में मिलने वाला है। कहाँ पे क्या मिलने वाला है वो अभी जो है देख लेते हैं। और सुनो, ये फ्रॉस्ट है ना, ये आप एक तरह से मान लो पेरिनियल आइसकैप, पेरिनियल आइसकैप, बर्फ की चादरें मिलने वाली हैं यहाँ पे। अगर एफ लिखा आ जाए तो फ्रॉस्ट, बर्फ की चादरें। अब यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे मिलने वाली हैं। ई से तो आप अपने आप समझ गए, ई से तो आप अपने आप समझ गए कि ये 65 से 90 डिग्री की कहीं बात हो रही है। लेकिन टी लिखा आ जाए तो समझ जाओ क्या, टुंड्रा। देख लो ये लिखा है, क्या लिखा है, टुंड्रा। और वहां पे ट्रू समर होगी क्या, इतनी सर्दियां हैं तो वहां पे गर्मियों का मौसम आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो नो ट्रू समर, गर्मियों का मौसम नहीं है वहां पे। और अगर एफ लिखा आ जाए तो पेरिनियल आइस, मतलब
बर्फ की चादर मिलेगी आपको वहां पे, बर्फ की चादर, फ्रॉस्ट मिलेगा आपको वहां पे। और वो कहाँ पे मिलेगा? पोलर आइस कैप। मतलब एफ लिखा है तो आप सीधे 90 डिग्री पे जाओ, और आपका टी लिखा है टुंड्रा, तो 80 डिग्री के आसपास आ जाओ। तो 80 डिग्री के आसपास ही आपको टुंड्रा बंजर भूमि मिलने वाली है। तो आपका ये भी हाईलैंड तो पहले क्लियर था, ये सब क्लियर हो गए, सब क्लियर हो गए। अब बचा है केवल ये बी वाला खाना, इसको भी कर देते हैं क्लियर। कौन सा बचा है? बी वाला खाना। और मैं आपको साथ साथ ये भी सब बता चुका हूं कि ये कहाँ पे है, बी कहाँ पे, सी डी ई ये सब कहाँ पे। अपने आप लैटिट्यूड वाइज उस क्षेत्र में पहुंच जाइएगा, और बस आपके पास लेटर्स हैं बाकी। बी वाला और समझ लो, फिर एक साथ विस्तार से सब मैं बता दूंगा। तो आपको कहीं पे भी बी दिखेगा तो आप कहाँ पे जाएंगे? सर मुझे जैसे ही बी दिखेगा मैं पहुंच जाऊंगा आपके मरुभूमि में, एरिड एरिया में। कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं? एकदम एरिड एरिया में। अब एरिड एरिया में तो साहब आप आ गए, अच्छी बात थी। लेकिन अब मुझे बता दो कि एरिड एरिया भी तो एरिड और सेमी एरिड दो तरह का हो सकता है। बी का तो आपको पता है, लेकिन बी में भी आपका एरिड और सेमी एरिड नहीं हो सकता क्या? सेमी एरिड, जहां पे कम शुष्कता हो और जहाँ पे ज्यादा ज्यादा अशुष्कता हो, ऐसे भी तो क्षेत्र हो सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका है पूरा सहारा, ये पूरा। अब यहाँ पे पूरा एक जैसा मिलने वाला है क्या? कि यहाँ पे भी जो है और यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे ऊपर वेस्टर्ली हवाएं चलती हैं तो उनका कुछ यहाँ पे बारिश बारिश थोड़ी बहुत तो होती होगी ना। तो वहाँ पे सेमी एरिड एरिया आपको मिलने वाला है ना, और यहाँ कहीं आपको सेमी एरिड एरिया मिलने वाला है। तो एक तो आपका इसी में डेजर्ट में सेमी एरिड एरिया हो जाएगा और दूसरा एरिड एरिया हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो एरिड और दूसरा कौन सा हो जाएगा? सेमी एरिड। तो एरिड और सेमी एरिड के लिए मैं आपको बता ही देता हूं। अगर एरिड आपका एरिया हुआ तो आपका वहां पे डेजर्ट होगा। कैसा होगा? ट्रू डेजर्ट होगा। और सेमी एरिड हुआ तो मतलब हल्की फुल्की वहां पे अभी मॉइस्चर बना हुआ है, तो वहां पे आपके ग्रासलैंड बनेंगे। क्या बनेंगे? ग्रासलैंड। तो मैं सेमी जो एरिड एरिया है, इस एरिड एरिया के लिए मैं यहाँ पे डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकता हूं, और ग्रासलैंड के लिए मैं यहाँ पे एस का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर डब्ल्यू लिखा आ जाए तो समझ जाओ बी के पीछे डब्ल्यू, तो एकदम से समझ जाओ कि ट्रू डेजर्ट एरिया की बात हो रही है। और अगर एस लिखा आ जाए तो समझ जाओ कि सेमी एरिड एरिया की बात हो रही है, हल्का फुल्का मॉइस्चर ह्यूमिडिटी है, वहां पे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है। तो वहां पे ग्रासलैंड बन गए हैं, घास के मैदान बन गए हैं, जैसे सवाना, स्टपीज, वो सब जो है प्रेरी वगैरह वो सब। तो इस तरीके से आप समझ जाइएगा। एस लगा है तो ग्रासलैंड, इसमें भी है डबल एस, ग्रास, एस से ग्रास बस। और डब्लू से तो आप समझ, और डब्लू ये कैपिटल वाला है वहां पे, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो छोटा डब्लू था विंटर ड्राई, उससे नहीं, ये कैपिटल डब्लू है। और इससे समझिएगा कि ये डेजर्ट की बात कर रहा है, एरिड एरिया की बात कर रहा है। तो अगर कहीं बी डब्लू लिखा आ जाए तो समझ जाओगे कि बी से तो आपका लेटीट्यूड है, कौन सा है? मरुभूमि वाला, मरुभूमि तो है, लेकिन वो ट्रू एरिड है, ट्रू डेजर्ट है या ग्रासलैंड है? तो अगर यहाँ पे बी एस लिखा आ जाए तो समझ जाओ कि ग्रासलैंड है, और डब्लू लिखा आ जाए तो समझ जाइएगा कि डेजर्ट एरिया की बात कर रहा है वो। तो बी डब्लू बी एस क्लियर, क्लियर है ना? जोर से बोलो, क्लियर। अब आपके एक दो वर्ड और बच्चे में, उसके लिए आपको पहले मैं बता चुका था आपको एक चीज, और वो चीज ये है कि यहाँ पे भी आपका डेजर्ट है, यहाँ पे भी आपका डेजर्ट है। क्या दोनों लैटिट्यूड्स पे टेम्परेचर समान रहा होगा क्या? यहाँ का टेम्परेचर सहारा का और यहाँ पे गोबी डेजर्ट का टेम्परेचर समान रहा होगा क्या? बिल्कुल नहीं रहा होगा। ये ट्रॉपिकल एरिया में है आपका, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और ये मिड लैटिट्यूड एरिया में है, इस पे तापमान थोड़ा कम रहा होगा। तो अब
मैं डेजर्ट को बी से इंगित कर रहा हूँ, और जो है फिर उसके बाद डब्लू से ट्रू डेजर्ट, एस से ग्रासलैंड। देखिए दोनों अलग अलग लैटिट्यूड पे भी तो हो सकते हैं, एक गर्म हो सकता है, दूसरा ठंडा हो सकता है। तो गर्म और ठंडे के लिए मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगा तुम कुछ भी मत करो, छोटी एच ले लो, स्मॉल एच, उससे तुम अपना हॉट बना दो। क्या बना दो? हॉट। और ले लो एक स्मॉल के, इससे बना दो आप कूल। बस के लिखा है तो समझ जाओ कि कूल एरिया की बात हो रही है, मतलब हाई लैटिट्यूड की बात हो रही है। हाई लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड की बात हो रही है। अगर एच लिखा है तो समझ जाओ कि हॉट एरिया की बात हो रही है, मतलब लो लैटिट्यूड की बात हो रही है, लो लैटिट्यूड की बात हो रही है। क्लियर? एच से हॉट, के से कूल। इतना क्लियर हुआ? तो अब आ जाओ अपनी इस टेबल में। और वो तो पता है आपका, डब्लू है तो आपका डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है? ट्रू, एकदम डेजर्ट। और अगर एस लिखा हुआ है तो ग्रासलैंड है, मतलब सेमी एरिड एरिया है, सेमी एरिड ग्रासलैंड है यहाँ पे आपका। क्लियर? आ जाओ इस टेबल में, देख लो ये बी एस एच। बी मतलब डेजर्ट एरिया, एस मतलब सेमी एरिड एरिया या ग्रासलैंड, और एच मतलब हॉट। मतलब ये लो लैटिट्यूड्स की बात हो रही है कि कोई रेगिस्तान है जो लो लैटिट्यूड पे है, और वो सेमी एरिड एरिया है, मतलब ग्रासलैंड है। और कैसा है? हॉट है। हॉट है तो मतलब ड्राई है। ड्राई है तो मतलब ये आप मान सकते हैं कि आपके ये सवाना के आसपास की बात हो रही है, सवाना के आपके जो घास का मैदान है उसकी बात हो रही है। एस से ग्रासलैंड समझ जाइएगा बस। अब यहाँ पे आ जाओ बी डब्ल्यू एच। बी से पता है आपको डेजर्ट की बात हो रही है, एरिड एरिया की बात हो रही है। डब्लू लग गया तो समझ जाओ कि ट्रू डेजर्ट की बात हो रही है, ट्रू डेजर्ट की बात हो रही है। और एच लग गया तो हॉट की बात हो रही है। लो लैटिट्यूड एरिड, एरिड मतलब एकदम शुष्क मरुभूमि है वो। और कैसी है? ड्राई है। मतलब ये मुझे एकदम से सहारा डेजर्ट की बात कर रहा है। ये लो लैटिट्यूड पे भी है, और एरिड है, और ड्राई भी है। सहारा की बात कर रहा है वो, सहारा रेगिस्तान की। क्लियर हो गया? अब अगले पे आ जाओ बी एस के। बी से आपको पता है मरुभूमि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो? मरुभूमि, जेरोथर्म की बात कर रहा है। और एस लगा दिया तो ग्रासलैंड है, कहीं सेमी एरिड एरिया है ये। और ठंडा है, कूल है, तो मुझे पता चल गया सर, मिड लैटिट्यूड की बात हो रही है। मिड लैटिट्यूड की बात हो रही है, मतलब स्टेपीज जो घास के मैदान है उनकी बात कर रहा है ये, स्टेपीज की। और ऐसे ही है, यहाँ पे आ जाओ बी डब्ल्यू के। बी मतलब आपका वही है जो है जेरोथर्म एरिया की बात हो रही है, मरुभूमि की बात हो रही है। डब्लू है तो ट्रू डेजर्ट है सर, एकदम डेजर्ट है, वहां कुछ नहीं मिलने वाला घास वास। और के लिखा है तो कूल है सर, कूल है। और कूल है तो सर हाई, हाई लैटिट्यूड या मिड लैटिट्यूड की बात चल रही है सर। और ये गोबी डेजर्ट की बात कर रहा हूं मैं, गोबी डेजर्ट। कौन से की? गोबी। तो आप इन अक्षरों के आधार पे इन सब की लोकेशन पता कर सकते हो कि कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में ठंडा है, गर्म है, वर्षा हो रही है, मानसून प्रकार की जलवायु है, क्या मामला है पूरा का पूरा। तो ये पूरी टेबल आपकी हो चुकी है क्लियर। और मैं एक बार आपका रिवीजन करवाने वाला हूं बस, उसके बाद अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे। तो एक सेकेंड, हाँ आ जाओ भैया। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, और यहाँ पे मैं एच को लिख के एकदम अब खत्म कर दूंगा। एच का मतलब है सर हाईलैंड। हाईलैंड मतलब ये हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की मतलब सर ये हाई एल्टीट्यूड क्या होता है? अरे जो उच्च ऊंचाई पे जो क्षेत्र अवस्थित हैं, तो पर्वत वगैरह, माउंटेन्स वगैरह,
उनकी बात कर रहा है ये। तो माउंटेन्स पे भी तो आपके जो है अल्पाइन वगैरह मिलते हैं, माउंटेन्स पे ही तो मिलते हैं, तो वो उनको एच से डिनोट कर रहा है, अल्पाइंस वगैरह को। ठीक है, इतनी चीज आपकी हो गई क्लियर। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ एच को। इसका तो मामला एक लाइन का था जो अब खत्म हो चुका है। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि देखो रिवीजन जो है बहुत जरूरी है। अब आपको पता है ए से क्या है, 0 से 30 डिग्री वाले एरिया की बात हो रही है। बी से क्या है, मरुभूमि की बात हो रही है, मरुभूमि मतलब जेरोथर्म, जेरोथर्म की बात हो रही है। सी से क्या है, 30 से 45 डिग्री की बात हो रही है, 30 से 45 डिग्री मतलब भूमध्य सागर लिख लीजिए यहाँ पे आप, भूमध्य सागर। डी से क्या है आपका, 45 से 60 डिग्री की बात हो रही है, मतलब आप उसमें यूके, कनाडा और रसिया लिख लीजिए, रसिया। इस बारी पूरी बेल्ट की बात हो रही है। ई लिखा है तो पोलर एरिया की बात हो रही है, और ये आपका 65 से 90 डिग्री के बीच की बात हो रही है। इतनी चीजें तो आप एकदम से ABCDE कुछ भी लिखा हुआ आए पहचान जाएंगे तुरंत कि ये इस क्षेत्र की बात कर रहा है बस। और उस क्षेत्र में भी अगर F लिखा आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा की बात कर रहा है, मतलब नो ड्राई सीजन, कोई ड्राई सीजन नहीं होगा। M लिखा आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये मानसून की बात कर रहा है, मतलब शॉर्ट ड्राई सीजन, क्या, शॉर्ट ड्राई सीजन की बात कर रहा है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई। अब वहां पे आपका वो लिख दे W, तो मतलब ये विंटर ड्राई है, क्या है, विंटर ड्राई। अब विंटर ड्राई है तो वर्षा कब होगी, गर्मियों में। अगर एस लिखा आ जाए तो समझ जाएंगे कि समर ड्राई की बात कर रहा है, समर ड्राई मतलब वर्षा। ये एस स्मॉल एस है, ये डब्ल्यू भी ये स्मॉल है, ध्यान रखिएगा। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये समर ड्राई की बात कर रहा है। अगर समर ड्राई है तो वर्षा कब होगी, विंटर में। बस इतनी चीजें क्लियर। अगर ए लिखा है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि वार्म समर की बात कर रहा है, गर्म गर्मियों की, वार्म समर की बात कर रहा है ये। अगर बी लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये कोल्ड समर की बात कर रहा है। कोल्ड समर से आप अपने आप समझ जाएंगे, इतने बुद्धिजीवी हैं, कि ये हाई लैटिट्यूड की बात कर रहा है और ये लो लैटिट्यूड की बात कर रहा है। क्लियर। टी लिखा है तो तुरंत समझ जाएंगे क्या है, टुंड्रा। एफ लिखा है तो बड़ा एफ, कैपिटल एफ, तो फ्रॉस्ट मतलब पोलर एरिया की बात हो रही है 90 डिग्री की। और टुंड्रा लिखा है तो समझ जाएंगे बंजर भूमि की बात कर रहा है 80 डिग्री के आसपास की। क्लियर। अगर स्मॉल एच लिख दे कहीं पे तो समझ जाएंगे आप कि हॉट एरिया की बात कर रहा है, हॉट एरिया की बात कर रहा है। के लिखा आ जाए तो आप समझ जाएंगे कूल एरिया की बात कर रहा है। हॉट एरिया मतलब लो लैटिट्यूड, और कूल के लिखा है तो हाई लैटिट्यूड की बात कर रहा है। डब्लू लिखा आ जाए, बड़ा वाला डब्लू, आप समझ जाएंगे तुरंत कि ये एरिड एरिया की बात कर रहा है। एरिड एरिया मतलब ट्रू डेजर्ट की बात कर रहा है। और अगर कैपिटल एस लिखा आ जाए तो समझ जाएंगे तुरंत कि सर ये सेमी एरिड एरिया की बात कर रहा है। किसकी, सेमी एरिड एरिया की, मतलब ग्रासलैंड की बात कर रहा है। किसकी, ग्रासलैंड की। बस कुछ नहीं समझना, एकदम हलवा चीजें थी, ये आपका पूरा हो गया, खत्म, एकदम सब रिलेट है। देखो ये एफ से फ्रॉस्ट, टी से टुंड्रा, एस से समर ड्राई, डब्ल्यू से विंटर ड्राई, एम से मानसून, हॉट, एच से हॉट, के से के, बचा क्या तुम्हारे पास, केवल दो वर्ड। डब्ल्यू से समझ जाओ डेजर्ट, और एस से समझ जाओ ग्रासलैंड, वो भी ग्रासलैंड में डबल एस है, याद नहीं रखना एस से क्या है। डब्ल्यू से समझ जाओ डेजर्ट बस। अब तुम्हारे पास केवल शब्द बचे हैं दो, ए और बी। ए का याद रखना है वार्म समर, और बी का याद रखना है कोल्ड समर। बस एफ तो आपको पता ही है, वर्ष बल वर्षा वाला क्षेत्र।
याद करने वाली चीज है कौन सी? सारी चीजें समझने वाली हैं, वो भी एकदम हलवा। कुछ नहीं बचा आपके पास याद करने के लिए न। और इस टेबल को कॉपी में उतार लेना और याद कर लेना, और ये वाली टेबल बना के देख लेना एक बार कि ये मुझसे पूरे के पूरे बन पा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई कंप्लेंट है, कोई लेटर समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे ऐसी कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है कि जो आपके समझ में ना आए, सब एकदम आसान कर दिया है। और कौन सा लेटर कौन से लेटीट्यूड पे मिलने वाला है, किस क्षेत्र में मिलने वाला है, सब कुछ बता दिया है। टुंड्रा वुंड्रा क्या होता है, पोलर आइसकेप क्या होता है, हाईलैंड क्या है, और ये कौन सा क्षेत्र कहाँ पे मिलने वाला है, सब क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो फिर अपनी ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।